नमस्ते, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है नीरज पटेल, जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हो और इसकी कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीरज, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes. So hello everyone. Myself Neeraj Patel, and I'm currently studying in 7th semester. And since last 3.5 years, मैं extensively AI, ML, machine learning और anything related to data basically. मैं 3.5 साल से बस इसी चीज में घुसा हुआ हूँ और क्यूरियोसिटी इतनी जगी इस टॉपिक्स में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग, AI, ML कि मैं इतना डीप में घुसा हूँ कि बस अब एक रैबिट होल जैसा है, उसमें मैं अंदर घुस गया हूँ। बहुत सही। जब आपने तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने पहली बार ये सब एक्सप्लोर करना चालू किया, तो कौन से क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में, मतलब क्या क्यूरियोसिटी थी आपके मन में? ये चालू ऐसे हुआ कि जैसे कि सब लोग होता है कि फर्स्ट सेम में कॉलेज में आए तब कुछ आइडिया नहीं था कि करना क्या है। फिर जब आए तब पता अच्छा आईटी तो फील्ड बहुत बड़ी है, इसमें अलग अलग चीजें आती है कि भाई वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, क्या सिलेक्ट करे वो पता नहीं कुछ। तो फर्स्ट सेम में पहले हाथ मारा वेब डेवलपमेंट पे, उसमें ट्राई किया बनाने का, कुछ क्लोन बोन बनाए, लेकिन पता चला अच्छा ये चीज मेरे लिए नहीं है, इतना मजा नहीं आया। ऐप डेवलपमेंट ट्राई किया, उसमें इतना मजा नहीं आया। फिर ऐसा हुआ कि उसी टाइम पे चैट जीपीटी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो वो चीज एकदम से हाइप में आ गई। तो एज अ क्यूरियस पर्सन मेरे को जानना था कि ये होता कैसे है। तो यूट्यूब पे मैं गया, तो एक 3 ब्लू 1 ब्राउन करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो उस पर एक वीडियो था हाउ एलएलएम्स वर्क। मैंने वो देखा तो पता चला अच्छा ये चीजें इतनी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये पता चला कि हम ह्यूमंस कितने प्रिडिक्टेबल है, कि एक मशीन हमें प्रिडिक्ट कर सके, हमारी चीजों को प्रिडिक्ट, हम जैसा बिहेव कर सकती है। तो वो चीज मेरे को क्यूरियोसिटी एक जगी मेरे पे, यार ये करता कैसे, ये मेरे को जानना है। तो फिर गूगल पर गया, देखा कि अच्छा भाई ये चीज को एआई बोलते हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। फिर पता चला अच्छा सीखना क्या पड़ता है। तो सबसे पहले आया कि भाई अगर एआई में घुसना है तो पहले तो पाइथन क्लियर करो। तो मैं गया पाइथन सीखने, मैंने 2-3 महीने दिए, मैंने पूरा पाइथन सीख लिया। फिर मैंने यूडेमी पे गया, एक कोर्स मिला मेरे को कि भाई अच्छा आपको डेटा साइंस में इंटर चालू करना है, तो ये डेटा साइंस का एक कोर्स है। मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वो कोर्स खरीदा, उसमें पढ़ने का चालू किया। फिर जैसे जैसे पढ़ा तो पता अच्छा ये ऐसे ही काम करता है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लगी कि अच्छा ये डेटा में से कुछ हम निकाल सकते हैं इनसाइट्स अलग से, उसको प्रेडिक्ट करा सकते हैं, ये सब चीजें होती है। फिर जैसे उसमें वो कोर्स खत्म हुआ तो मैं बेसिक मॉडल बना सकता था कि अच्छा भाई मेरे को छोटा डेटा दे दो, मैं मॉडल बना के छोड़ दूंगा वैसा। फिर मेरे को था कि नहीं अब इसमें ज्यादा आगे जाना है। तो मेरे को तब जब उसमें पढ़ना का चालू किया तो मेरे को लगा कि हाँ भाई डेटा पाइथन में जितना काम है वो तो 1% काम है, बाकी जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है मेरे का। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये चीज डिफरेंशिएट करती है एआई एमएल को बाकी आईटी फील्ड से, कि वेब डेवलपमेंट है तो वेब आपको प्रैक्टिकल ज्यादा करना पड़ेगा, जबकि एआई एमएल जो है वो थियोरेटिकल साइड भी उतना ही है ज्यादा जितना प्रैक्टिकल साइड है। सो मैं थ्योरी में घुसने का चालू किया, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चालू किया, मैंने प्रोबेबिलिटी वापस रिवाइज किया। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं वही चीज, लेकिन उस टाइम जब पढ़ते थे तब पता नहीं था कि अच्छा ये चीज ऐसे काम करती है, इसका इधर यूज हो सकता है। तो मैं वापस रिवाइज करने बैठा, मैंने प्रोबेबिलिटी के एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से क्लियर करना चालू किया, फंडामेंटल क्लियर करना चालू किया। तो वो सब चीजें हुई, फिर मेरे को पता चला अच्छा अब ये चीज मेरे को इंटरेस्ट आने लगा है कि ये चीज है, ये मेरे लिए क्यूरियोसिटी वही जगह कि भाई मेरे पास इतनी ताकत आ गई अब कि आप मेरे को कोई एक रॉ डेटा का टेबल दे दो, मैं उसमें से बिजनेस को प्रॉफिट करा के दे सकता हूँ, ऐसे इंसाइट्स निकल सकते हैं उसमें से। आप मेरे को कोई ह्यूमन का डेटा दे दो, मैं उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करा सकता हूँ। तो वो चीजें मेरे को आने इंटरेस्ट लगा कि अच्छा भाई इसमें कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू दिखती है मेरे को। तो उधर से मेरे को क्यूरियोसिटी उधर से चालू हुई। मतलब ऐसा बोलते हैं कि डेटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। तो इंडस्ट्री में डेटा कहाँ यूज होता है, मतलब इतना इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री में डेटा का है, तो इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी, और उसका कुछ बिजनेस इनसाइट्स भी है डेटा? तो जैसे कि मैं बोला वही सही है कि जैसे डेटा इज कंसिडर द ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी, कि जो चीज ऑयल थी 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में, वो 21st सेंचुरी में डेटा है। If you take all the biggest companies in the world, starting Google, Meta, Apple,
एनवीडिया, एवरीथिंग, वो सबका खेल ये है कि उन सबके पास डेटा है, इसलिए वो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज बने। बिना डेटा के कोई कंपनी इतना एक्सटेंसिवली नहीं जा सकती। तो उसमें वही चीज है कि डेटा से, जैसे कि डेटा शुरुआत जैसे हुई ना, तो वो फर्स्ट फॉर्म में ह्यूमंस ने चालू किया डेटा को यूज करने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। हमें उससे तभी कुछ निकालना नहीं था, इनसाइट से निकालने थे। बट हुआ ये कि विद टाइम डेटा इतना सारा बढ़ गया कि लोगों को लगा अब ये डेटा स्टोर तो करा रहे, इसमें से कुछ निकल सकता है क्या? और साथ में स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुआ, फील्ड स्टैटिस्टिक्स भी बढ़ी, तो लोगों को पता चला डेटा में से हम इनसाइट भी निकाल सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कस्टमर कैसे बाइंग करता है। अगर एक चीज उसने खरीदी सुपरमार्केट में जाके, तो उसके साथ वो कौन सी दो चीज और खरीदेगा वो हमें पता चल सकता है, उससे पता चल सकता है। तो डेटा का एआई तो अभी रिसेंटली चालू हुआ, बट जो डेटा का यूसेज है फ्रॉम जस्ट स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो काफी सालों से चलता आ रहा है। गूगल जब से चालू है तब से वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, तब से उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है। इनफैक्ट गूगल जो है उसको पायनियर कहा जाता है डेटा के स्पेस में, बिकॉज वो लोग फर्स्ट थे जिन्होंने डेटा को एक्चुअली यूज करना चालू किया। वो लोग सारे डिपार्टमेंट में डेटा यूज करते हैं। इनफैक्ट गूगल का एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है उनके एम्प्लॉइज है, राइट? सो इफ यू सी, गूगल इज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एनालिटिक्स, जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉइज का डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर उससे डिसाइड किया अच्छा भाई ये टीम मेंबर है, इसको मेरे को प्रमोशन देना है कि नहीं देना, देना है तो इसको सैलरी हाइक कितनी देनी है। वो सारे डिसीजन किसके बेस से? हमारे डेटा के ऊपर। अब सिर्फ ह्यूमन जजमेंट बीच में नहीं आता। जब आपके पास डेटा है तो ये हो वैलिड प्रूफ, यहाँ पे इससे मेरे को प्रूफ निकाल के मेरे पास मैं आगे काम करूंगा। तो डेटा वो है कि एआई में तो रिसेंटली टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन डेटा में से इंसाइट निकालना, और वो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज करती है। जैसे कि आप, एक नेटफ्लिक्स से बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है कॉल्ड द सोशल डिलेमा। तो वो बेसिकली उसका होल पॉइंट यही है कि वो बताते हैं हम जैसे अभी सोशल मीडिया पे हुक हो गए सारे, राइट? आप एक रील देखते हो, आप 10 रील देख जाओगे, तो 10 के बाद आप 100 रील देख जाओगे, पता नहीं चलेगा 1 घंटा से कब चला गया। तो बैकएंड में मेटा इतना एक्सटेंसिवली आपका डेटा कलेक्ट करता है कि यू डोंट इवन नो कि ये चीजें भी हो सकती है। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि आपके हर एक एक्शन को मेटा ही प्रेडिक्ट कर रहा है और मेटा ही आपको बोल रहा है कि आप ये करो। आप स्वाइप अप करते हो तो मेटा को पहले से पता है कि आप स्वाइप अप करने वाले हो, जस्ट बिकॉज उनके पास इतना एक्सटेंसिव डेटा है। अगर वो डेटा नहीं होता तो ना वो किसी और कंपनी को एड्स बेच पाते, ना आपका बिहेवियर पैटर्न ट्रैक कर पाते, ना आपका एंगेजमेंट बढ़ पाता उनके पैटर्न। सो डेटा जिस कंपनी के पास है वही इम्पोर्टेंट। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा ऐसा सुना है कि डेटा साइंटिस्ट, तो क्या जॉब क्या होता है डेटा साइंटिस्ट का? मेन जॉब क्या होता है? सो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का काम यही है कि दो शब्द है, डेटा और साइंस। तो डेटा है आपके पास, अब उसमें से कुछ निकाल के बिजनेस को देना है कि कुछ इंसाइट्स निकाल के दे दो, वो काम है डेटा साइंटिस्ट का। अब उसमें सारी चीजें एक एंड पॉइंट से लेकर दूसरे एंड पॉइंट तक सब आ गया कि आपको स्टार्टिंग से डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, वो भी डेटा साइंटिस्ट का काम है। डेटा अगर मेरे को सोर्स मिल गया, उस डेटा को मैं सोर्स से निकाल के मेरे पास कैसे लाऊं, वो डेटा एक्सट्रैक्शन का काम है, डेटा साइंटिस्ट का काम है। डेटा आ गया, अब उस पर क्या मैं प्रोसेसिंग करूँ कि डेटा साफ करना, क्लीन करना होगा कि नल वैल्यूज है, फॉर्मेटिंग अलग है, उसको क्लीन करो कि मैं इसको एक्चुअली में यूज कर पाऊँ। डेटा को यूजफुल बनाना वो काम भी डेटा साइंटिस्ट का है। एक बार डेटा यूजफुल हो गया, अब नेक्स्ट है कि अब इसमें आके मैं क्या करूँ, अब इसमें इंसाइट्स निकालना है, तो डेटा को स्टडी करना, उसमें से पैटर्न्स निकालना, वो काम डेटा साइंटिस्ट का है। अब ये हमने इंसाइट्स निकाल लिए, अब उस इंसाइट का यूज कहाँ होगा? तो या तो आप प्रिडिक्शन करो कुछ फ्यूचर का। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है तो उसको स्टॉक, मेरे को कितना स्टॉक करना है इन्वेंट्री में, वो प्रिडिक्ट करना है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग इतना जाएगा। तो आपका एक मॉडल बनेगा डेटा कलेक्ट करके, भाई हाँ नेक्स्ट मंथ मेरा इतना सेल्स होने वाला है, इस प्रोडक्ट का इतना सेल होगा, तो मैं इसका रॉ मटेरियल पहले से मंगा के रखूँ। तो वो जो प्रिडिक्शन है वो काम भी डेटा साइंटिस्ट का है। और फाइनली ये सब हो जाए तो ये जो स्टेक होल्डर है, यहाँ पे जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस इसको आप सर्व कर रहे हो, उसको भी तो समझाना है कि ये डेटा मैंने निकाला, अब इसका मतलब क्या है। आप टेक्निकली उसको नहीं समझा सकते, यू हैव टू बिकम नॉन टेक्निकल इन दैट पार्ट। तो वो कम्युनिकेशन करना स्टेक होल्डर के साथ, वो काम भी डेटा साइंटिस्ट का है। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का काम ये है कि डेटा, रॉ डेटा है, उसमें से इंसाइट्स निकाल के बिजनेस को दो कि हाँ भाई ये मैंने निकाला है, इधर से ये आप काम कर सकते हो, और उसको क्लियरली कम्युनिकेट करने का कि हाँ भाई ये चीज इधर से आई है, ये चीज ऐसे होगी और ये चीज ऐसे होनी चाहिए। ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट का
तो मतलब आपके हिसाब से सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही ज़रूरी है या कुछ सॉफ्ट स्किल्स में भी आपने डेवलपमेंट किया? ये डेफिनेटली इसमें कैसा होता है कि आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। टेक्निकल स्किल्स आपकी फाउंडेशंस है, उनको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। तो टेक्निकल स्किल्स में आप कितना डेवलप करोगे वो कम है, लेकिन वो है कि फाउंडेशन बन गया, लेकिन ऊपर भी तो कुछ बनाना पड़ेगा। वो ऊपर बनाने का काम सॉफ्ट स्किल्स का है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि डेटा साइंटिस्ट का काम है कि कम्युनिकेशन करना स्टेक होल्डर के साथ, तो वो भी एक सॉफ्ट स्किल है कि आपने डेटा तो आपका कॉम्प्लेक्स है, आपने टेक्निकली तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें बना दी, लेकिन अब उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके किसी को बताना भी तो है, तो वो सॉफ्ट स्किल भी जरूरी है। आप जब काम करोगे तो एवरीबॉडी वर्क्स इन अ टीम, तो विद इन टीम कम्युनिकेशन करना वो भी एक सॉफ्ट स्किल है। मैनेजमेंट करना कि ये टास्क आपके हाथ में आया है, ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, इसको इधर तक कंप्लीट करना है, तो वो मैनेजमेंट करना भी डेटा साइंटिस्ट का ही काम है। तो आपको सॉफ्ट स्किल्स तो कंपलसरी है, तो उन दोनों का बैलेंस लेके ही चलना पड़ेगा, किसी एक से काम नहीं चलता। ये बताइए कि इंटरव्यूज के दौरान आपने इंटरव्यूज लिए ही होंगे, तो बिगिनर्स सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? तो मोस्टली जो मिस्टेक्स मेरे को लगते हैं, मैं अपने पीएस में देख रहा हूँ या फिर जनरली अब देख रहा हूँ ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो वो ये कि मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि वो फाउंडेशन क्लियर करना भूल जाते हैं। कि आप सिर्फ यूट्यूब के 2 वीडियोस देख के, एक कोर्स देख के, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे को कोई जॉब दे देगा। वो चीजें हैं, तो आपको वो थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है कि आप टेक्निकल अपना फाउंडेशन पहले तो स्ट्रॉन्ग कर ले, और वो 1-2 साल की मेहनत लगती है उसमें। फिर आप उस चीज में जाते हैं कि आप यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू। फिर जब इंटरव्यू में जाने की बात आती है, तो दूसरा ये है कि सॉफ्ट स्किल्स नहीं डेवलप की किसी ने। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होगा तो भी कोई हायर नहीं करेगा। एट द एंड कंपनी को आपकी स्किल से मतलब नहीं है, स्किल्स आप में 1-2 कम होगी वो सिखा देंगे, लेकिन मेजर जो चीज जो होनी चाहिए वो कि आप स्किल्स सीखने के काबिल हो, कि आर यू एबल टू लर्न न्यू थिंग्स इफ गिवन द टास्क टू डू दैट, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें आपका बिहेवियर एप्टीट्यूड बोलते हैं, बिहेवियर एप्टीट्यूड राउंड्स, वो सारी चीजें एक साथ, सिर्फ टेक्निकल राउंड्स नहीं होते, मल्टीपल राउंड होते हैं, तो आप उन सबको भी प्रिपेयर करना पड़ता है। प्लस एक आपका क्वार्टर्स ही होता है कि आपका अगर कल इंटरव्यू है तो आप आज बैठ के सब कुछ रिवाइज तो करो, भले आपने 2 साल मेहनत की हो, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। एक बार बैठ के 2-3 दिन बैठ के वो रिवाइज भी तो करना पड़ेगा सब कुछ जो आपने पढ़ा है। डेटा साइंस के इंटरव्यूज काफी टफ होते हैं, तो आपने टेक्निकल और बिहेवियर इंटरव्यूज में कैसे तैयारी की थी? मतलब तो मेरा तैयारी करने का ये होता है कि जैसे मैंने बोला, फर्स्ट तो आपको टेक्निकल फाउंडेशन जो आप पढ़ते जा रहे हो वो तो आपने 1-2 साल से पढ़ रहे होंगे, वो आपका उधर क्लियर हो। बाकी जब इंटरव्यू के प्रिपरेशन होता है तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट कुड पॉसिबली बी आस्क्ड। तो उसमें आपका बिहेवियर भी हो गया कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, तो वो तुरंत नहीं आती, उसको भी प्रैक्टिस करनी है। वो 1-2 महीने आपको यू शुड रीड थिंग्स, यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स, आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो, आपका इंग्लिश पावरफुल करो, आपको फ्लुएंट बनना पड़ेगा। आप काम एंड कंपोज रह पाते हैं इंटरव्यू में, वो चीज़ मैटर करती है। आपका कॉन्फिडेंस कैसा दिखता है इंटरव्यू में, वो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। थोड़े बहुत मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर करो। इनफैक्ट अब तो एआई आ गया तो इतना आसान हो गया है, यू कैन जस्ट गो ऑन चैट जीपीटी, उसका वॉइस मोड ऑन करो, उसको बोलो कि भाई मेरा ये कंपनी है, ये इंटरव्यू है, मेरे को एक मॉक इंटरव्यू करके दो, तो चैट जीपीटी विल कम्युनिकेट विथ यू और आपको सजेशंस देगा कि अच्छा आपने ये चीज इधर आप अटके, इधर आप शटर किए, इधर आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, वो सब चीजें होती है। फिर इंटरव्यू से पहले अपना टेक्निकल जो फाउंडेशन उसको एक बार रिवाइज कर लो। उसके लिए भी आई थिंक ये इज द बेस्ट यूज केस कि आपको बोलो कि ये इंटरव्यू है, मेरे को पॉसिबल क्वेश्चंस बता दो और सबके आंसर छोटे फॉर्म में बता दो, जो मैं याद कर लो फटाफट। तो आप एक दिन बैठ के जेमिनी या चैटजीपीटी को दो कि अच्छा ये है, वो आपको लिस्ट बना के देगा, अच्छा ये चीज आपको रिवाइज करनी है, वो एक चेकलिस्ट हो जाए, फिर आप जब भी इंटरव्यू जाए तो वो चेकलिस्ट टिक करके जाने का, तो वो आपको उधर प्रिपरेशन क्लियर होगा। आपने रिसर्च पेपर भी लिखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, सो यस, तो मेरा स्टैटिस्टिक्स से डेटा साइंस में चालू किया जर्नी। तो पढ़ना तो हो गया, थियोरेटिकल सब पढ़ लिया, जो चीजें सीखनी थी वो सीख ली, लेकिन एक्चुअली में जब इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, यू हैव टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स। आप यू विल लर्न बाय डूइंग थिंग्स, राइट? तो प्रोजेक्ट बनाना था, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था अभी। और मेरे को ऐसा है, पहले से ही मैं जब से ज्वाइन हुआ था कॉलेज में, तब से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं करूंगा तो कुछ अलग करूंगा, जो सब करेगा मेरे को उसमें नहीं करूंगा। तो आप जैसे कि डेटा साइंस में आओगे तो कैगल करके वेबसाइट आती है, जिसमें सारे डेटा सेट्स आपको मिल जाते हैं टू प्रैक्टिस
आपके स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे को प्रोजेक्ट बनाना था, और उस टाइम पे मैंने एक पिक्चर देखी थी मनी बॉल करके। तो मनी बॉल पिक्चर में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये रियल लाइफ बेस है वो मूवी। तो एक अमेरिका में बेसबॉल की टीम है, उसमें एमएलबी करके मेजर लीग बेसबॉल, जैसे हमारा आईपीएल होती है वैसे एमएलबी करके लीग आती है। तो उसमें एक टीम है, और वो टीम ऐसी है कि वो बहुत ही इतने पैसे वाली टीम नहीं है, सबसे बड़ी टीम नहीं है। तो उसके पास प्लेयर्स अच्छे नहीं है कोई। उनके जो अच्छे प्लेयर्स है वो सारी बड़ी टीम कोच कर रही है ज्यादा पैसे देके। अब ये टीम का जो हेड है वो बोलता है अब मैं जीतू कैसे। तो उसको एक इकोनॉमिस्ट मिलता है, वो बोलता है, वो उसको हायर करता है, और इकोनॉमिस्ट क्या करता है, वो प्लेयर्स का डेटा कैप्चर करता है प्रॉपर, और डेटा कैप्चर करके वो ऐसी ऐसी इंसाइट्स निकालता है कि अच्छा भाई इस बंदे को आप इतना पैसा दे रहे थे ना, जो बड़ा प्लेयर है, कि वही बंदा सेम कैरेक्टरिस्टिक इस बंदे के, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं, तो इसका पैसा नहीं ले, कोई ले नहीं रहा है इसको, कोई नहीं, आप इसको लो, आपको सेम आउटपुट देगा। तो वैसे वो इकोनॉमिस्ट ने महीनों तक वो डेटा को एनालाइज किया, और वो सारे सजेशन देता रहा, और वैसे एट द एंड वो टीम जो कभी जीती नहीं थी, दे हैड द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक इन द हिस्ट्री ऑफ एमएलबी, सिर्फ डेटा कैप्चर करके। तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा, और उस टाइम पे आईपीएल चल रही थी। तो मैं बोला मेरे को ये चीज इधर कुछ रेप्लिकेट करनी है। तो मैं गया कैगल पे, तो उधर मेरे को मिला डेटा सेट आईपीएल का। तो डेटा सेट बॉल बाय बॉल का डेटा सेट 2008 से लेकर 24 तक का हर एक बॉल का डेटा सेट था। इस बॉल पे क्या स्कोर हुआ, किसने मारा, कितना रन, फील्डिंग आउट हुआ कि नहीं हुआ, वो सब चीजें। और कैगल पे आप देखो ना, तो डेटा के सेट में नोटबुक्स करके कॉलम आता है। उसमें क्या था कि जिन लोगों ने इस डेटा पे पहले काम किया है वो लोग अपना कोड उधर रखते हैं। तो मैंने वो नोटबुक देखी, और मैंने एक चीज नोटिस की, सबकी सब सेम लग रही थी, कोई कुछ अलग नहीं कर रहा, सबके सब सेम ही प्रिडिक्शन कर रहे, सबके सब सेम ही चीज एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने बोला मेरे को ये नहीं करना है। तो उधर से मैंने इंस्पिरेशन ली मनी बॉल से। मैं बोला मैं करूंगा तो एकदम हार्ड वाला कुछ करूंगा। फिर मैंने चालू किया पढ़ना रिसर्च पेपर्स इस एरिया में, कि क्रिकेट के एरिया में रिसर्च पेपर्स क्या थे। तो मेरे को मिला कि अच्छा ये चीजें हुई है आगे। मैंने उधर से रेफरेंस दिया, फिर मैंने एक अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे डिफाइन किया कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि कोई टीम है, ऑप्शन में जा रही है, उसको पता करना है कि भाई ये 2 प्लेयर मेरे पास है, मैं किसको पैसे दूं और किसको ना दूं। वो डिसाइड करना, तो वो कैसे स्टैटिस्टिक्स के बेस पे डिसाइड करे कि इन्फॉर्म डिसीजन लेगा, अपने ह्यूमन जजमेंट नहीं, बट बैक्ड बाय डेटा। तो वो मैंने चालू किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने 2-3 महीने मैंने सिर्फ रिसर्च पेपर्स पढ़े अलग अलग, 2-3 बुक्स पढ़ी जो सिर्फ क्रिकेट की लिखी हुई बुक्स है कि स्टैटिस्टिक्स क्रिकेट में कैसे अप्लाई होता है, उसमें मैंने बुक्स पढ़ी, सिर्फ 2 महीने वही किया। फिर मैं लेके बैठा, डेटा लिया, पाइथन नोटबुक, जुपिटर नोटबुक में काम करना चालू किया, धीरे धीरे एनालिसिस बढ़ता गया, वो सब हुआ। फिर एक बार सब मेरे को लगा अच्छा ये बराबर है। फिर मैंने हमारे एचओडी मैम से बात की कि मैम ऐसा कुछ है क्या, एलडी में अलाउ करते हैं रिसर्च पेपर लिखने का मैम। एंड एचओडी मैम वाज वेरी हैप्पी कि यार कोई बंदा रिसर्च साइड भी जा रहा है, बिकॉज आईटी में जनरली कोई रिसर्च साइड नहीं जाता, क्योंकि वेब डेवलपमेंट और वही लोग करते हैं ज्यादातर, तो उसमें रिसर्च पे इतना फोकस नहीं करता है। लेकिन मेरे को रिसर्च पेपर फैसिनेटिंग करते हैं। मेरे को लगता है कि यार किसी ने कुछ नया सोचा है जो कभी हुआ नहीं है, वैसा कुछ किया। तो मैंने एचओडी मैम से बात की, उन्होंने बोला तो एक काम कर, अपना एक पेपर ड्राफ्ट कर पहले बेसिक, और फिर मेरे को भेज, मेरे बाद में सजेशंस दे। तो मैंने बैठ के 1-2 वीक लिए, मैंने सिर्फ पेपर ड्राफ्ट किया, पूरा स्ट्रक्चर किया, स्टडी किया पहले तो कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे, वो भी आइडिया कि फर्स्ट टाइम तो फॉर्मेट कैसे होता है, क्या सेक्शन कहाँ पर आता है, कैसे लिखना है, वो सब किया। फिर एचओडी को पेपर भेजा, मैं हमने कुछ अपने इनपुट से कि ये चीजें चेंज करो, वो किया। फिर जर्नल्स ढूंढी कि अच्छा ये जर्नल में पब्लिश करना नहीं करना। उधर फिर एक जर्नल अच्छी मिली तो उसमें पब्लिश करने को डाला। उसमें भी जर्नल में भी 2-3 महीने का वेटिंग होता है कि आपको तब तक पता नहीं कि आपका एक्सेप्ट हुआ है। फिर 2-3 महीने बाद जुलाई में मेरे को आया मेल आया कि योर पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। मैं खुश हो गया बहुत। तो एआई की दुनिया में आजकल जेन एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी वो सब बहुत ट्रेंड में है। तो अगर कोई बिगिनर है, कौन से टूल्स या कौन सी क्या बोलते हैं लैंग्वेज इस पे फोकस करना चाहिए? सो लैंग्वेज वाइज तो ऑब्वियसली पाइथन मस्ट है। सारा काम जो होगा डेटा साइंस में वो पाइथन लैंग्वेज में ही होगा। दूसरा आपको बेसिक नॉलेज आपको एसक्यूएल का भी होना चाहिए कि जब आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो जहाँ पर डेटा स्टोर है, तो एसक्यूएल मोस्ट ऑफ कंपनीज यूज करती है अपना स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए। तो आपको एसक्यूएल का बेसिक नॉलेज होना कि कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें। बाकी लर्निंग रिसोर्सेज जो है बिगिनर्स के लिए,
तो अगर आप ऐसे हो कि आपने आज तक कभी भी डेटा साइंस में या फिर स्पेशली आईटी में भी कभी कुछ काम नहीं किया, तो यू कैन ऑब्वियसली ऑलवेज गो फॉर सम यूट्यूब वीडियोस जहाँ पर आपको सिखाए कि जैसे पहले पाइथन क्लियर करना होगा, तो पाइथन का यूट्यूब वीडियोस देखो, जनरल पर्पस देखो, एआई में स्पेसिफिक मत देखो, पाइथन काम कैसे करता है, सिंटेक्स क्या होता है, वो सब चीज़ें सीखो। फिर उस पॉइंट के बाद आपको थोड़ी लाइब्रेरीज आती है मशीन लर्निंग की स्पेसिफिक, जैसे नमपाई हो गई, पांडास हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गई, वो सब आप लाइब्रेरी स्पेसिफिकली सीखना चालू करो। वो भी आप फर्स्ट पॉइंट पे अगर बिगिनर हो, यू कैन ऑलवेज गो फॉर यूट्यूब वीडियोस। बाकी कोर्सेज भी अच्छे हैं। सो एक जो वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्टरी कोर्सेज बोलते थे एंड्रयू एनजी का कोर्सेरा पे कोर्स है मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन का। इट इज अ बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समवन स्टार्टिंग आउट इन मशीन लर्निंग एज अ कंप्लीट बिगिनर। उधर से आप बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा विद सफिशिएंट मैथमेटिक्स एज वेल। जो मॉडल के पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये हो गई बिगिनर की बात। अब एक बार आपने ये सब कर लिया तो यू आर नॉट अ बिगिनर एनीमोर। अब आपको आगे एडवांस करना पड़ेगा। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आगे जाने के लिए कोर्सेज आर नॉट द राइट वे टू गो फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट, क्योंकि कोर्स तो सब कर लेंगे। आप किसी को भी दे दो कोर्स 4-5 घंटे का कोर्स है और सब बैठ के एक बार में देख ही लेंगे और सब कुछ उतना तो सबको पता चल जाएगा कोर्स में आने के। लेकिन अगर आपको सच में इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एमएल में या एमएल में, देन यू शुड गो डीप इनटू इट एंड परफेक्ट रिसोर्स फॉर दैट आर बुक्स। मैं हमेशा सबको जो भी मेरे से पूछे मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर जेन्युइनली आगे जाना है इस फील्ड में तो बुक्स पढ़ो। कोर्सेज यूट्यूब वीडियोस एक पॉइंट तक आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे आपको बुक्स गाइड करेंगे। बिकॉज 2-3 रीजन है, जो बुक्स बनाता है कोई व्यक्ति तो जनरली वो प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने सालों साल पीएचडी की इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, और फिर वो अपना पूरा सालों साल का एक्सपीरियंस एक बुक में कंबाइन करके आपको देते हैं। और कोर्स में क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण कुछ चीजें स्किप कर देते हैं वो लोग जो शायद इतनी यूज ना हो, बट इफ यू आर गोइंग इन स्पेशलाइजेशन उसमें कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीजें भी मालूम होनी चाहिए जो आपको कोर्सेज में नहीं मिलेगी, जो आपको बुक्स में मिलेगी। तो अगर आप कोर्स से आपका खत्म हो गया, आप बिगिनर में आ गए, नेक्स्ट पॉइंट आपको सजेस्ट कि आप एक बुक है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग इन साइकिट, वो बुक आप उठाओ। ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल होते हैं आपको। इफ यू वांट फिजिकल कॉपी यू कैन ऑर्डर ऑन अमेज़न, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लो। वो एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल का बैलेंस इतना अच्छा है कि कोई बंदा जिसने अभी जस्ट कोर्सेज कंप्लीट किए हैं तो उसके बाद सफिशिएंटली एडवांस हो जाएगा वो बुक पढ़ने के बाद। तो मेरा यही मानना है कि इंट्रोडक्टरी में आप यूट्यूब चैनल्स देख सकते हो, और यूट्यूब चैनल्स में भी इंट्रोडक्टरी में जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स क्लियर करना है तो एक रिसोर्स है स्टेट क्वेस्ट करके चैनल है, वो बहुत अच्छी है। वो आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा देगा स्टैटिस्टिक्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर एमएल का अगर आपको देखना है या फिर मैथमेटिक्स जैसे एआई एमएल आपको सीखना है तो आपको 2-3 चीजें मैथमेटिक्स में आनी चाहिए। एक तो हो गया लीनियर अलजेब्रा आपका, फिर आपका कैलकुलस आ जाता है, फिर मैट्रिक्स हो लीनियर अलजेब्रा में आ गया, फिर आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारी चीजें आपको अगर क्लियर करनी है तो 3 ब्लू 1 ब्राउन जो मैंने चैनल बोले उन पे आपको एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं, तो आपको मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट आपको विजुअलाइजेशन में दिख जाता है। वो बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको समझना है ट्रूली। रट्टा मारने का तो हो गया, वो तो बात अलग है, लेकिन जब समझने की बात है तो ऐसी चीजें विजुअलाइजेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा वो सारी चीजें। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको एडवांस में भी यूट्यूब चैनल चाहिए तो एडवांस में भी यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है। जैसे कि आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हम इंटरनेट एज में है अभी, तो स्टैनफोर्ड है, एमआईटी है, वो सब अपने ओपन कोर्सेज बेचते हैं, रखते हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो CS229 है, वो सब सारे अलग अलग क्लासेस हैं उनके। आप यूट्यूब पे जाओगे, आप सिर्फ सर्च करना है स्टैनफोर्ड एआई कोर्सेज, आपको पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर आपको एकदम बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स तक ले जाता है एक प्लेलिस्ट के अंदर। तो आपको सफिशिएंटली आपको नॉलेज मिल जाएगा उसमें से। मतलब ये पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था आपके लिए? मेरे को ऐसा था कि मैं जब चालू किया सो आई डिड नॉट हैव समबडी टू गाइड मी। मेरे सीनियर्स में कांटेक्ट करना ट्राई किया लेकिन कोई स्पेसिफिक एरिया में इतना मेरे को मिला नहीं। सो मेरा जो लर्निंग जर्नी है पूरा ट्रायल नहीं रहता। मैंने भी पहले कोर्सेज में घुसा, फिर पता चला ये ट्रायल किया, फिर पता चला इससे मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जा पाऊंगा। तो फिर मैंने बुक्स ढूंढना चालू किया और मैंने तो 5-6 बुक्स पढ़ी, फिर पता चला ये बुक अच्छी नहीं है, ये बुक अच्छी नहीं है, ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसको मैं करता हूँ। तो वो पार्ट डिफिकल्ट थी, मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, मेरे पास एक पाथ क्लियर नहीं था जब मैंने चालू किया था। बाकी
डेफिनेटली जो दूसरा चीज़ है कि मैं टेक्निकल साइड ज़्यादा चले जाने लगा था एट द एंड में आके। तो मैंने बोला कि सॉफ्ट स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है, तो सॉफ्ट स्किल्स में ये भी आते हैं कि आप टेक्निकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो कर दोगे प्रोजेक्ट, लेकिन उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या शायद थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप उसी चीज़ को सस्ते में हो सकता है कभी कि मॉडल एक बनाया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल तो ट्रेन होने में कितना टाइम लगेगा, प्रिडिक्शन में टाइम लगेगा। अगर थोड़ा आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा ट्रेड ऑफ होगा एक्यूरेसी में, लेकिन उससे बिजनेस को कितना ज़्यादा फायदा हो गया, उसका ट्रेनिंग टाइम कितना कम हो गया, वो रियल टाइम में सब कुछ कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेरे को लगता है कि वो मेरी बहुत हार्ड थी मेरे लिए सीखने के लिए। वो ट्रायल एंड एरर से वो भी मैंने सीखा धीरे धीरे कि अच्छा ये चीज़ें टेक्निकली तो कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन अब उसको सिंप्लीफाई भी तो करना है। आप इतना डिसिप्लिन साउंड करते हो, कहाँ से आया है ये? जस्ट क्यूरियोसिटी है, सीखना है तो मेरे को ऐसा है कि सीखो। एट द एंड जो स्किल मैटर कर रही हो कि आप सीख कैसे पाते हो, कितना अच्छे से सीख पाते आजकल हम देखते हैं कि जीपीटी और जेमिनाई हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी उसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिलते। तो क्या ऐसा प्रॉम्प्ट डालें या क्या ऐसी ट्रिक्स है जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो देने में हेल्प कर सकती हो। तो इसमें ऐसा है कि एट द एंड क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, ये फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आपका आउटपुट हर बार अलग अलग मिलेगा। एलएलएम्स का वही है चीज़ है कि वो आपका फिक्स कोड नहीं है कि इसका एक आउटपुट हमेशा यही आउटपुट देगा इनपुट, वो हमेशा अलग अलग देगा। तो इसीलिए आई थिंक अभी एक फील्ड भी ज़्यादा चर्चे में आ रही है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है? की। तो मैं ऐसा मानना है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक फील्ड नहीं है बट एक स्किल सेट है जो सबको आना चाहिए अक्रॉस ऑल डोमेन्स, वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, वो सबको आना ही चाहिए कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाए। क्योंकि क्या चीज़ है कि आप इसको ऐसे ही समझो कि मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था अपने समझने के लिए कि भाई मैं ना 4 पॉसिबिलिटीज गिनता हूँ कि या तो यूज करने वाला इतना इंटेलिजेंट नहीं है और एआई इंटेलिजेंट है, या फिर एआई इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर यूज करने वाला इंटेलिजेंट नहीं है, या तो फिर दोनों इंटेलिजेंट है या फिर दोनों इंटेलिजेंट नहीं है। तो अब ऐसा स्टेज आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जेन्युइनली इंटेलिजेंट, उसको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सारे डोमेन्स का नॉलेज है, आपको कुछ भी आंसर पूछना है वो तो आंसर दे ही देगा। तो अब बात आती है कि आप कितना अच्छे से यूज कर पाते हो। एट द एंड ऑफ वेरिएबल से बचा वो आप हो, तो अब उस वेरिएबल में आकर कि आप कैसे प्रॉम्प्ट लिख पाते हो। तो इसमें आई थिंक कि बेस्ट गाइड्स आर तो वही है कि आप चैट जीपीटी पे जाओगे तो आप सर्च करोगे ओपन एआई का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइडलाइंस, तो आपको पूरी डिटेल पीडीएफ मिलेगी कि कैसे अच्छा प्रॉम्प्ट लिखे। तो वो आप स्टडी करोगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ पता है कि आपको जनरली ऐसा बोलते हैं कि आपको उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए कि पहले तो उसको बोलो कि टास्क क्या है, वो क्लियरली डिफाइन करो और जितना डिटेल में करोगे उतना अच्छा है। फिर आप बोलो कि मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारे आंसर से, एलएलएम के आंसर से मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे को पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, वो दो। तीसरा आप उसको एक रोल असाइन करो कि अगर आपको लेट्स सपोज कि आपको एक रिसर्च करनी है कोई, अब उसको बोलो कि यू आर एन रिसर्च एक्सपर्ट, कि यू आर एन रिसर्चर इन दिस एरिया, कि अगर मेरे को स्टैटिस्टिक्स में कुछ जानना है, मेरे को नहीं आता, मैं बोलूँगा यू आर एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक्स एरिया और तुम्हारी स्किल ये है कि तुम कोई भी चीज़ एकदम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लिसिटली बोलूँगा ये प्रॉब्लम। तो ये 3-4 पार्ट में एक बार डिवाइड हो गया, देन योर आउटपुट विल बी मच मच बेटर फ्रॉम द चैट जीपीटी। मतलब काफ़ी लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अवॉइड करते हैं या उसको छोड़ ही देते हैं ऐसे। तो आपकी क्या गाइडेंस है उन लोगों को, आपके हिसाब से ये कितना इम्पोर्टेंट है? So definitely statistics जो है वो it is a foundation of AI, कि मशीन लर्निंग भी तो है, वो AI को इंटेलिजेंस आ रही है या फिर मशीन भी लर्न कर रहा है कुछ भी, तो बेस्ड ऑन डेटा, और वो डेटा को जब हैंडल करने की बारी आती है, वो जब तक आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं है तब तक आप डेटा को हैंडल नहीं कर पाओगे। और मेरे को लगता है कि जनरली लोग अवॉइड इसलिए करते हैं कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स एज अ फील्ड जब आप बेसिक तो चलो मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस वो सब तो आ गया, लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने जाते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आ गया, फिर उसमें भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो सब आप पढ़ोगे तो बुक्स से पढ़ोगे क्योंकि यूट्यूब वीडियोस इतने अवेलेबल नहीं है, तो उसमें फॉर्मूला जब आप देखते हो तो एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं।
प्लस दूसरा क्या है कि मेरे को लगता है कि अभी एआई हाइप के कारण बहुत सारे लोग इस फील्ड में घुस रहे हैं कि एआई आ गया है, इसमें जॉब ज्यादा आ रही है, मैं इसमें जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। बट वो हाइप हाइप में आने के कारण लोग सिर्फ कोर्सेज शुरू जाते हैं। कोर्सेज में आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं सिखाएगा डीप, क्योंकि उनको काम क्या, उनको आपको मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने का सीखना है। और मॉडल बनाना इतना हार्ड नहीं है। मॉडल बनाने का काम तो 5-6 मिनट का है, 15-20 लाइन में आपका मॉडल बन जाएगा। मॉडल बनाना तो ईजी है, लेकिन उससे पहले का जो काम है, मॉडल एक्यूरेट नहीं होगा अगर डेटा बराबर नहीं होगा। और वो डेटा को बराबर बनाने का काम वो स्टैटिस्टिक्स का है। बेसिक मॉडल तो बन गया, अब उसको आपके डेटा के हिसाब से ट्यून करना होगा। वो ट्यून करने के लिए हाइपर पैरामीटर्स आते हैं कि एक एक चीज को ट्विक करना पड़ता है। और वो ट्विक कैसे करना, कब कौन से पैरामीटर को ट्विक करना, उसका नॉलेज आपको डेटा से आएगा कि मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, तो मैं ये चीज इधर से बढ़ाऊंगा तो मेरा डेटा अच्छे से लर्न करेगा। अब जैसे बेसिक में एग्जाम्पल तरीके से समझाओ तो एक लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट आता है। तो लर्निंग कर्व अगर आपको पता है कि भाई मेरे लर्निंग कर्व में लोकल मिनिमा है और ग्लोबल मिनिमा है। ग्लोबल मिनिमा मतलब आपका लॉस गिनते हैं एआईएमएल में। तो मशीन लर्निंग का लॉस मतलब ये चीज है, लॉस को बेसिकली कम करना है। अगर आप एकदम बॉयल डाउन कर आपको लॉस कम करना है। अब कम कब तो होगा जहाँ पर सबसे कम हो ग्लोबल में, वो ग्लोबल मिनिमम हो गया। अब आपका डेटा से केस में लोकल मिनिमम बहुत सारा है, तो आपका लर्निंग पैरामीटर आता है लर्निंग रेट, उसको कैसे ट्विक करना वो आपको लर्निंग कर्व के डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा। और वो पता चलेगा आपको स्टैटिस्टिक्स नॉलेज होगी तब पता चलेगा आपको। तो वो फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, टू बिल्ड एफिशिएंट मशीन लर्निंग मॉडल्स। और वो जनरली लोग स्किप करते हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट, मेरे को कोई भी पूछे तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मशीन लर्निंग चालू करो, उससे पहले अपना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो, फिर मशीन लर्निंग में घुसोगे तो एकदम ईजी हो जाएगा। मेरे को ये चीज ट्रायल एंड एरर से थ्रू द हार्ड वे पता चला। मैं पहले मशीन लर्निंग में घुसा, फिर पता चला अच्छा ये चीज मेरा मॉडल का था एक्यूरेसी नहीं आ रही। फिर मैं वापस गया कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने गया कि अच्छा एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही, फिर उनसे पता चला अच्छा इसके कारण नहीं आ रही। तो अगर आप पहले से अपना स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन क्लियर करते जाओगे तो आपको मशीन लर्निंग में आगे जब बढ़ने के बारे में तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो लोग अभी उनका करियर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में बनाना चाहते हैं, उनके आपको क्या मतलब आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो मेरा फर्स्ट वे से ऑलवेज कि अपना बेसिक्स क्लियर करो। पाइथन का बेसिक्स क्लियर करो, उसमें 2-3 महीने अच्छे से दो, सब सीखो। डेटाबेस में एसक्यूएल कैसे यूज होता है, क्वेरीज कैसे रन करते हैं, वो चीज़ अपनी एकदम क्लियर कर लो बेसिक्स से। फिर अपना मैथमेटिकल फाउंडेशन क्लियर करो बेसिक पर। अपना स्कूल का मैथमेटिक्स ही है जो है वो, लेकिन हम भूल गए होंगे। मोस्ट ऑफ मैं भी भूल गया था, सब भूल ही जाता है क्योंकि उस टाइम पे इतना ध्यान दे के पढ़ते नहीं। तो वो अपना क्लियर करो, लीनियर अलजेब्रा क्लियर करो, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सीखो, वो सब सीखो। फिर मशीन लर्निंग की स्पेसिफिक लाइब्रेरी सीखना चालू करो यूट्यूब पे जाके। उसके बाद वो हो जाए फिर पुश योरसेल्फ कि आप ज़्यादा एडवांस तक जाओ। बुक्स उठाओ, बुक्स पढ़ो। एक बुक 800-800 पेज की होगी, लेकिन वो बैठ के पढ़ो। अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा उस पॉइंट पे कि हाँ 800 पेज की मैं पूरी पढ़ के कंप्लीट करूँगा। एक बार आपको फिर दूसरी बार आपको सामने से लगेगा अच्छा हाँ मेरे को ये बुक पढ़नी है, ये बुक नहीं आई है, मेरे को ये पढ़नी है। तो धीरे धीरे, और वही है कि यू हैव टू स्टिक टू इट, आपको छोड़ना नहीं है मुझे, क्योंकि हार्ड है लेकिन आप एक बार अगर चालू करोगे तो हो जाएगा वैसे। तो अभी आपका आगे रोड मैप क्या है, मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स तो बस अभी जॉब लगेगी कहीं पर तो उधर से हम आई वांट टू एक्सप्लोर दिस होल फील्ड। मेरे को एआईएमएल स्पेसिफिकली आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल डोमेन्स। मेरे को सारे डोमेन सीखने हैं। मशीन लर्निंग मॉडल बनाना हो गया, डेटा के साथ काम हो गया, डेटा इंजीनियरिंग की पाइपलाइंस हो गई वो बनाना हो गया। फिर हमारा जेन एआई अभी आ गया, तो जेन एआई से एआई एजेंट्स कैसे मैं इफेक्टिव ज़्यादा बना पाऊँ, क्या मैं ऐसे कुछ सॉल्यूशंस बना पाऊंगा जिससे जनरली जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि अभी भी विषय कि हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नहीं आई है, क्या मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा उसमें कि आई हैव समथिंग कि ये चीज़ें जैसे ब्रेक थ्रू आ गया, ये चीज़ नहीं थी जिससे एआई अब ज़्यादा ह्यूमन तरीके से बिहेव करता है। कोई ऐसी एक पर्टिकुलर लाइन है जिसमें आप प्रॉपर एक्सपर्टीज पाना चाहते हो? मेरा आई वांट टू बी अ जनरलिस्ट। मेरे को ऐसा है कि मेरा पहले से ये मानना है कि वो बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, बट आई लाइक टू से कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज स्टिल बेटर देन मास्टर ऑफ वन।
कि एक में मास्टर तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। मेरे को ये कि आई वांट टू एक्सप्लोर और मेरे को एक स्पेसिफिक एआई में कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, ऐसा। मेरे को सारे डोमेन्स में काम करना है। तो नीरज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स को शायद इससे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और आपकी इंसाइट्स और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। Thank you so much for inviting me और viewers में से भी if any of them want any guidance तो आप मुझे LinkedIn पे reach out कर सकते हैं। I will be happy to help you. थैंक यू सो मच। Thank you.